स्टार्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? एंड आई होप आपको लेक्चर्स करने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा, राइट? सो वी आर टर्निंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। मैंने कमेंट्स भी बहुत सारे दो तीन कमेंट्स थे, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? आपका रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे लेक्चर्स पे। आई एम मच मच ऑब्लाइज एंड मच थैंकफुल टू दोज लैड्स कि उन्होंने वीडियो पे कमेंट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू देम। एंड कमेंट से क्या होता है कि सिर्फ मुझे ही मोटिवेशन नहीं मिलता, बट जो दूसरे बच्चे आकर लेक्चर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी एक अश्योरेंस मिलता है कि यस, ये जो बंदा है इसके लेक्चर सही है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वी आल्सो टेस्ट एलिजिबिलिटी, कमेंट्स कितने हैं ये लेक्चर्स के, व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ द किड्स हु आर वाचिंग दिस लेक्चर, राइट? सो ये दोनों पहलू है। मेरी तरफ से भी कमेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना आपकी तरफ से। अगर आप कमेंट्स करोगे, आपके जो फ्रेंड्स है उन्हें, जो स्टूडेंट्स है बाकी के, उन्हें भी अश्योरिटी मिलती है कि लेक्चर सही में अच्छे। सो ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा एंड विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि महाराष्ट्र जो हम सीखने वाले हैं, महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में जो हम सीखने वाले हैं, वो महाराष्ट्र कब एग्जिस्टेंस में आया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लिख के ले लो, या आएगा मतलब आएगा ही। सो इट्स योर ड्यूटी टू बाय हार्ट इट। वो एग्जिस्टेंस में आया था ऑन 1st of May 1960, राइट? 1st of May 1960, 1st of May 1960। देख लो, फोटो क्लिक कर लो अपनी आंखों से, राइट? बाय हार्ट कर लो, 10-15 बार बोल लो, हम एक्टिवली आंखों से ऐसे फोटो वगैरह कुछ भी कर लो, बट ये बाय हार्ट कर लो। ये एग्जाम में आएगा मतलब आएगा मतलब आएगा ही। आपका 1 मार्क यहीं पर सिक्योर हो गया, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम हाईलाइट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके लिए सबसे आसान वाला एग्जांपल लेंगे हम, बहुत ज्यादा सिंपल वाला एग्जांपल लेंगे, दैट इज स्कूल्स। ओके, सो स्कूल में कैसे होता है, बहुत सारे डिविजन्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? सो जो सारे स्टैंडर्ड्स है उन्हें क्या कहा जाता है, हम डिविजन, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड है, वो क्या करते हैं, हम स्कूल को, पूरे स्कूल को उस स्टैंडर्ड्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि कैसा, उसे क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सिखाने में कौन सा स्टूडेंट कौन से लेवल पे है, उस पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी एजुकेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, लाइक किंडरगार्टन एंड ऑल। फिर हम 1st to 10th डिवाइड कर लेते हैं, राइट? 1st to 10th वाला अलग डिवीजन रहता है, सेकेंडरी एजुकेशन। फिर 11-12 का अलग डिवीजन रहता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ऐसे फॉर एग्जांपल हम 3 डिवीजन कर लेते हैं कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेजेस का, राइट? जो किंडरगार्टन वाला सेक्शन है अप टू यूकेजी, दैट इज वन डिफरेंट डिवीजन। अप टू 1st to 10th दैट इज डिफरेंट डिवीजन। एंड 10th के बाद जो आता है 11-12, दैट इज डिफरेंट डिवीजन। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, आसानी हो जाती है। जो बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को सिखाने जा रहा हो, या फिर उनके जो एक्टिविटीज रहते हैं, उनके लिए जो यूटिलिटीज रहती है वो डिफरेंट रहती है। 1st to 10th की यूटिलिटीज डिफरेंट रहती है, राइट? एंड जो 10th-12th है उनकी यूटिलिटीज डिफरेंट रहती है, राइट? इसलिए हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र को हमने क्या किया है, 6 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया है। वो डिवीजन कौन से है? सो फर्स्ट डिवीजन इज मुंबई डिवीजन। अरे should do it back. Okay, so first division is Mumbai division, right? Second division is Pune division. Third division is Nashik division, right? Fourth division is Amravati division. Okay, fifth division is Chhatrapati Sambhajinagar division. Okay, sixth division is नागपुर डिवीजन। ओके, सो ये 6 डिवीजन हो गए, अलग अलग कलर्स में हमने मार्क किया है। मुंबई डिवीजन, पुणे डिवीजन, छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन, नासिक डिवीजन, अमरावती डिवीजन एंड नागपुर डिवीजन। ओके,
और ये जो 6 डिवीजन है उसमें क्या है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसे अलग अलग हमने डिवाइड किए थे किंडरगार्टन, फर्स्ट टू 10, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, उसमें क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स और डिविजन्स है, राइट। ए बी सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें भी क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। सो वो आप इस मैप में डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं 36 के 36 में, यहाँ पर अभी बोल के नहीं दिखाऊंगा, बट यू कैन ओवरऑल सी, यू नो, हम यहाँ पर मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, आई लिव इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, विच इज इन पुणे डिवीजन एंड विच इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। सो आप कौन से डिवीजन में से बिलोंग करते हो, मुझे वो भी पता चल जाएगा अगर आप कमेंट कर दोगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, that is important features of the economy of Maharashtra। यहाँ से असली चैप्टर शुरू होता है। यहाँ तक हमने ओवरऑल व्हाट इज महाराष्ट्र में कितने डिविजन्स है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। जो चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आपको लिखते जाना है, क्योंकि आप एट द एंड इसी बुक में से रिवीजन करने वाले हो जो आपके पास है। एंड जब आप रिवीजन करोगे उसके लिए आप अलग से कोई बुक ओपन करके आपको उसमें से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस विल बी द मोस्ट फाइनल प्लेस जहां से आपका रिवीजन हो सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था नोट्स कैरी करने पड़ेंगे, स्टिकी नोट्स आपको लिखना पड़ेगा जहां पर हमें बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने हैं। सो व्हाट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, दैट महाराष्ट्र इज second largest populated state in the country. The population of the state is 11.24 crore। ये आपको बाय हार्ट करना है, इसका कोई निमोनिक नहीं है, कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 11.24 करोड़ महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। सो व्हाई द पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों बताया गया है, ये पॉइंट क्यों बताया गया है, why this point is necessary, why this point is important, ये क्यों बताया गया है। ऐसे ही है भाई कि 11.24 करोड़ पॉपुलेशन है, बस खत्म, इससे आगे कोई मतलब नहीं है इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। क्योंकि इस अगर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है स्टेट बोर्ड, तो देयर माइट बी सम इंपॉर्टेंस। सो क्या इंपॉर्टेंस है, वी आर गोना लर्न कि पॉपुलेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉपुलेशन से आपकी ताकत नजर आती है। कोई कंपनी है, उसमें समझो 20 वर्कर्स है और कोई, या फिर 50 वर्कर्स है, और कोई कंपनी है जिसमें अराउंड 10 वर्कर्स है या फिर 5 वर्कर्स है। आपके नजरिए से बताओ प्रोडक्टिविटी ज्यादा कौन सी कंपनी में रहेगी? ऑब्वियसली जिस कंपनी में 50 वर्कर्स है, राइट। जिस कंपनी में 30 वर्कर्स है और उसके कंपेरेटिव में सेम इंडस्ट्री के सेम कंपनी में 5 वर्कर्स है, किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है, वर्कर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। सो पॉपुलेशन अच्छी चीज है, राइट। क्या बुरी भी हो सकती है? अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये जो 30 वर्कर्स है, इसमें से 15 वर्कर्स जो है वो कामचोर है, ओके, और ये 5 जो वर्कर है ये बहुत मेहनती है, राइट। तो ये 15 वर्कर बिगड़े हुए हैं, ये दूसरे 15 को भी लेकर बिगड़ेंगे, राइट। सो इसका प्रोडक्शन क्या होगा एज कंपेरेटिव, जितना खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? हाई रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसका पॉपुलेशन क्वालिटी वाला पॉपुलेशन है, ओके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है, उसमें स्किल्स ज्यादा है, राइट। उसमें स्किल्स ज्यादा है, उसमें काम करने की क्षमता ज्यादा है। तो पॉपुलेशन होना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्किल्ड होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द second largest populated state in the country, and the population of the state is 11.24 crore according to 2011 census, right? And Maharashtra is third largest state in the country in terms of geographical area. So ये क्यों हमें बताया गया है? एवरी बड़ा एरिया है, मस्त मजे करो। आप एक बात समझो, अगर आप आप कजिन्स मिलके अगर घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, विला वगैरह, कोई स्टे बुक करने का प्लान कर रहे हो, सो विल यू हैव फन इन 1 BHK और विल यू हैव मोर फन और यू कुड डू मोर एक्टिविटीज इन अ बंगलो विला विद स्विमिंग पूल एंड ऑल दोज एमिनिटीज? ऑब्वियसली 1 RK हो या 1 BHK हो,
उसमें तो मजा आएगा ही आपको, बट अगर बंगलो हो या फिर उसके साथ स्विमिंग पूल हो, एमिनिटीज हो, बहुत सारे एमिनिटीज हो, तो वहां ज्यादा मजा आएगा, ऑफ कोर्स, राइट, ऑब्वियसली। उसी के साथ अगर आप वन वन रूम किचन में रहते हो, राइट, वहां पर आप जितना खुश रहोगे या फिर वहां पर आपको जितना एक्टिविटीज करने की इच्छा होगी वो लिमिटेड रहेगी एज कंपेयर टू आप एक 4 BHK में रहोगे, कोई सोसाइटी में 4 BHK है जहां पर बहुत सारे एमिनिटीज है, पार्किंग है, स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, एरिया बड़ा है, तो वहां पर ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे आप, ज्यादा सुखी रह पाओगे, या फिर 1 RK में ऑब्वियसली 4 BHK में आप सुखी रह पाओगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जियोग्राफिकल एरिया जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी देश की, किसी स्टेट की इकोनॉमी में, क्योंकि अगर एरिया बड़ा है तो यू कैन प्लान फॉर द मोर इंडस्ट्रीज, मोर फार्मिंग एरियाज, आप माइनिंग ज्यादा कर पाओगे, या फिर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बना पाओगे, आप लोगों के लिए हॉस्पिटल्स अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास जगह है वो सब चीजें करने के लिए। सो दैट्स व्हाई ज्योग्राफिकल एरिया इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने 1 RK और 4 BHK का एग्जांपल लिया था, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो यहाँ पर, एंड देन आपके हिसाब से आप जस्ट राइट इट डाउन एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज सो क्या कहता है ये थर्ड पॉइंट, इट इज मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन लिविंग इन द टाउन्स। ओके, सो ये पॉइंट क्या कहता है, महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है, ये जो स्टेट है एक अर्बनाइज स्टेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज 45.20%, आप कहोगे 50% से ज्यादा होगा तो ही मोस्ट कहा जाएगा, नहीं, ये कंपैरेटिवली हम कह रहे हैं, बाकी राज्यों से कंपैरेटिवली महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो टाउन्स और सिटीज में ज्यादा रहने आई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो अच्छी है, वो बढ़ रही है, टाउन्स में लोग रहने आ रहे हैं, उससे भी अर्बनाइजेशन होता है, या फिर किसी टाउन जो रूरल था उसका अर्बनाइजेशन करके वो लोग वही रह रहे, रूरल में ही रह रहे, बट वो रूरल से अभी अपग्रेड होके अर्बन हो रहा है, तो उससे भी परसेंटेज बढ़ता है। सो दोनों तरह से वो स्टेट क्या है, अर्बनाइज्ड है। एक तो पुणे में, राइट, पुणे में आप रहने जाओ, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है, अगर कोई लोग रूरल एरिया से, मैं किसी रूरल एरिया का नाम नहीं लेने चाहूंगा, बट रूरल एरिया से आप पुणे में रहने जाओ जो कि अर्बन एरिया है, राइट, तो उससे भी अर्बनाइजेशन बढ़ता है। या फिर पिंपरी चिंचवड़ का एग्जांपल ले लो, PCMC का, वो पहले कुछ बहुत सालों पहले वो एक रूरल एरिया था, बट वहां के लोग वही रह रहे हैं, बट उस एरिया का क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है। सो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वो जो पहले रूरल पीपल कहा जाया करता था उन्हें, अभी उनको क्या कहा जाया करता है, अर्बन पीपल, दोज आर अर्बनाइज्ड पीपल आर मोस्ट, मतलब उनका क्या हुआ है, लिविंग अच्छा हुआ है, लिविंग बेटर हुआ है। सो उससे भी परसेंटेज बढ़ता है, राइट। सो राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, जैसे आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वाज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल। हर 1000 मेल्स के पीछे 929 फीमेल्स है। इससे क्या पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है, जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो बनी रहेगी, पॉपुलेशन कभी कम नहीं होगी, जिससे स्टेट की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, स्टेट के प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। सो जितने मेल्स है उससे पास करीबी स्टेट पर फीमेल्स भी है, जैसे 1000 के लिए 929, इट्स एन कमेंडेबल सेक्स रेशियो। सो ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पॉइंट हो सकता है। स्टेट लिटरेसी रेट 82.3 है एज पर 2011 सेंसस से। इससे हमें स्टेट कितना लिटरेट है, एजुकेशन पॉलिसीज कैसी है स्टेट की, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ स्कूल्स अच्छे है या नहीं है, इससे हमें पता चलता है, राइट। So according to the economic survey of Maharashtra for 2016 and 17, the state had the highest growth of GSDP। आप कहोगे सर ये GSDP क्या है, GDP तो हमने सुना है, बट ये GSDP क्या है। जैसे GDP एक कंट्री के लिए रहता है, वैसे ही GSDP एक स्टेट के लिए रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज नॉट ग्रॉस, जब वो इंडिया के लिए होता है तो हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट इट इज फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, वी आर गोना से इट ग्रॉस
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है, एक राज्य का टोटल ऑफ, मतलब एग्रीगेट ऑफ प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कितना प्रोड्यूस हुआ है इन इन अ ईयर, इन एन इकोनॉमिक और इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको क्या कहा जाता है, जीएसडीपी। एंड एसपीसीआई मतलब स्टेट पर कैपिटा इनकम, मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्टेट पर कैपिटा इनकम, आप लिख लो यहां पर एसपीसीआई इन कंपैरिजन विथ अदर स्टेट, वो भी बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ के जो लोगों की इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लाइक एवरेज इनकम, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 10,000 कमाता है, राइट, कोई आदमी 10,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, राइट, कोई 25,000 कमाता है, या फिर कोई 5,000 रुपीज कमाता है, 5,000 रुपीज कमाता है, किसी की इनकम 15,000 है, राइट, 15 प्लस 15 30 40 50 60 65 एंड 70, ओके, 70,000 महाराष्ट्र की इनकम हुई। एंड 7 लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, तो एवरेज इनकम क्या हुई, एवरेज स्टेट पर कैपिटल इनकम क्या हुई महाराष्ट्र की, 10,000 हुई, राइट। सो इन एवरेज हम अगर निकाले तो एवरेजली महाराष्ट्र का जो एसपीसीआई है वो भी एज कंपेयर टू अदर स्टेट बढ़ा है, सो महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ऐसा यहां पर हम कह सकते हैं। द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, the state economy is characterized by abundant natural resources, availability of skilled manpower, technological advancement, development of infrastructure, right। यहां पर एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा, अगर इससे पहले कि मैं ये जो लिखा है यहाँ पर इसके डिटेल में जाओ, एक सिंपल एग्जांपल, यू बुक अ विला फॉर योर आउटिंग विथ योर कजिन्स, राइट, एंड आप क्या क्या देखते हो, सिर्फ बड़ा बंगला है, अंदर फर्नीचर है या नहीं, अंदर इंडोर गेम्स अवेलेबल है या नहीं, स्विमिंग पूल अवेलेबल है या नहीं, टीवी अवेलेबल है या नहीं, बाथरूम अच्छा है या नहीं, बेड्स कितने हैं, हमें गद्दे कितने मिलेंगे, क्लीनलीनेस है या नहीं, जो वहां पर वर्किंग स्टाफ है या पर कोई दादा वहां पर काम के लिए तो वो अच्छे से सर्विस करते हैं या नहीं, या फिर बंगला जो है, यस ये बड़ा बंगला है, चूज कर लो, ऐसे करते हो नहीं, यू लुक अप टू ऑल दोस थिंग्स, राइट, यू लुक अप टू ऑल दोस एमिनिटीज बिफोर बुकिंग दोस विलास, राइट। तो वैसे ही सिर्फ बंगला बड़ा होने से कोई अच्छा नहीं होता है, उसमें एमिनिटीज भी अच्छे होने चाहिए, उसका क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे ही महाराष्ट्र बड़ा ज्योग्राफिकली बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, सेक्स रेशियो भी अच्छा है, उससे क्या होता है, उससे महाराष्ट्र का इकोनॉमी बढ़ सकता है कि नहीं, पॉपुलेशन हो बट गुड पॉपुलेशन हो, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर हो, जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड हो, वो बेरोजगार नहीं हो, बेरोजगार और अशिक्षित अनएजुकेटेड, नो स्किल्स, ऐसी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, पावरफुल पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्किल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी, मेहनती होने चाहिए लोग, एंड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे बंगला विला बुक करते समय हम इंडोर्स गेम्स देखते हैं, वैसे धरती के नीचे क्या हमें रॉक्स अच्छे मिलते हैं, या फिर नदी के नीचे हमें बालू जो रहती है वो अच्छे प्रमाण से मिलती है, या फिर गोल्ड रिजर्व्स है, कोल की माइंस अच्छी है या नहीं है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस है या नहीं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आईटी कंपनीज कितने हैं, आर यू डूइंग फार्मिंग विद दोज न्यू टेक्नोलॉजीज, या फिर आप वही खेत जोत रहे हो बैल के साथ और हल लेके, टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, राइट। दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज इंपॉर्टेंट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब आ जाते हैं इसमें चीजें, रोड भी आ जाता है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन आ जाता है, फिर वी कैन से लाइक जो इलीगल एनक्रोचमेंट है वो ना हो, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे वो जो राज्य है वो सुंदर दिखे, राइट। सब चीजें अच्छी है वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बट मेंटेन ही नहीं है, हर जगह एनक्रोचमेंट है, हर जगह बैनर्स लगे, दिखने में अच्छा दिखता है नहीं, सो मन करता है रहने का नहीं, तो वो भी ब्यूटिफिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
उससे क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज abundant natural resources, availability of skilled manpower, technological advancement and developed infrastructure. Okay, so 8 point क्या कहता है, महाराष्ट्र is the most favored destination for creativity, skill development, investment and tourism. ऑब्वियसली टूरिज्म के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे गढ़ किले हैं यहाँ पर, बहुत सारे फोर्ट्स है यहाँ पर, शिवाजी महाराज ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए हैं यहाँ पर, एंड उसके बाद बहुत सारे लेक्स है, लोनार लेक है जो कि सैटेलाइट एस्ट्रॉइड के धमाके से जो लेक बनी है, सो वो एक लेक है, एंड जो रॉक्स है, लाइक एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जो दो ही प्रकार के रॉक है, सम काइंड ऑफ रॉक इट इज, एक यूएसए में है और एक मुंबई में है, सो दैट पूरे अर्थ पे ये दो ही प्रकार के रॉक माउंटेन है, सो वो भी है हमारे पास, ग्रासलैंड्स है, और बहुत सारी टूरिज्म की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मंदिर है, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं हम मुंबई को, सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे, बीएससी एनएससी मुंबई में है, राइट। ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट, जैसे पुणे है, पुणे को हम क्या कहते हैं मराठी में, विद्येचं माहेरघर हम बोलते हैं, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, जहां से स्किल डेवलपमेंट होता है, एंड क्रिएटिविटी को भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, राइट। So that's why Maharashtra is favored destination for creativity, skill development, investment as well as tourism. Okay, so going towards the next point, जो कि है economic development of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में हमने सीख लिया, कैसी पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो कैसा है, कितना बड़ा है महाराष्ट्र, उसकी पर कैपिटा इनकम कैसी है, स्टेट का जीडीपी कैसा है, सो उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, तो वो कौन सी चीजों पर आधारित है। सो फर्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड कि महाराष्ट्र के लिए भी कहा जाता है एंड भारत देश के लिए भी कहा जाता है, ये एक कृषि प्रधान देश है, ये एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा प्रमाण में यहाँ पर फार्मर्स है, एग्रीकल्चरल वाले पीपल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन सेज दैट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एग्रीकल्चर का आपको मीनिंग समझ में आया, सीधा सीधा अर्थ है फार्मिंग, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइड एक्टिविटीज? अलाइड एक्टिविटीज में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्मिंग हम कह सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं, फिशरीज हम कह सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर मतलब जो फूलों की खेती होती है, या फिर हम कह सकते हैं या यही सब चीजें, अगर शॉर्ट में हम कहा जाए, जो दूध का प्रोडक्शन होते हैं, खेती के साथ साथ लोगों के फार्मर के पास गाय रहती है, भेड़े रहती है, कोई कुक्कुट पालन करता है, फॉर एग्जांपल इट इज कॉल्ड एज जो हेंस का प्रोडक्शन, चिकन्स का प्रोडक्शन करते हैं, फिर कोई फिश पालन करता है, लेक में बनाते हैं, फिश का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर शुगर केन से शुगर बनाना हो, या फिर गुड़ बनाना हो, शुगर से गुड़ बनाना हो, काकी बनाना हो, दैट इज मोलासिस बनाना हो, so all those things come under the umbrella of agriculture and allied activities। agriculture से जो allied activities है वो क्या करती है, उसका एक important part है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र इन 2017 एंड 18, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज वाज, अच्छे से ध्यान देना प्लीज, अच्छे से ध्यान देना, मैं कुछ बहुत अलग समझाने जा रहा हूं यहाँ पर, बहुत नया कंसेप्ट रहेगा आपके लिए। क्या था, जीएसवी एडेड जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू था वो 12.2% था, एंड ड्यूरिंग 2016 एंड 17, उसके पिछले साल ड्यूरिंग 2016 एंड 17 वो कितना था, अलग कलर से मार्क करता हूं, वो कितना था 15 पॉइंट, ये ज्यादा डार्क नहीं है, वो कितना था,
डार्क कलर नाही आहे कुठला, दिस वन, ओके ओके 15.3 था, तो ये कम हुआ है, विच शोज अ डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर टाइम। इसका अर्थ दो अर्थ निकल सकते हैं इसके, इसके क्या निकल सकते हैं, दो अर्थ निकल सकते हैं। जो फर्स्ट मीनिंग है इससे हम डिराइव कर सकते हैं, उसका फर्स्ट मीनिंग ये हो सकता है कि सही में जो खेती करने की लोगों की परसेंटेज है वो कम हुई है, रियली डिक्लाइन आया है खेती में। और सेकंड जो मीनिंग है इसका, जो सेकंड मीनिंग है उसका क्या हो सकता है, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आपके पापा की सैलरी थी 50,000 एंड आपकी मम्मी की सैलरी थी 20,000, ओके। बट नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, आपके पापा की सैलरी रह जाती है 40,000, बट आपकी मम्मी की सैलरी क्या हो जाती है 60,000। यहां पर फॉर एग्जाम्पल पापा की सैलरी क्या हो जाती है 60,000 एंड मम्मी की सैलरी क्या हो जाती है 70,000। यहां पर क्या हुआ, आपके पापा की सैलरी बढ़ी है, राइट। बट क्या हम कह सकते हैं कि आपके पापा की सैलरी में डिक्लाइन आ चुका है, क्योंकि नहीं, ऑब्वियसली बढ़ी, आपको आंखों से दिखता है। बट जो शेयर है, जो परसेंटेज है पापा की सैलरी का, वो ऑब्वियसली कम है। जो 100 में से मम्मी की सैलरी का जो परसेंटेज होगा अभी, वो कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि मम्मी की सैलरी ज्यादा है। बट इवेंचुअली पापा की सैलरी बढ़ी है, फिर भी क्या रहेगा, उनका शेयर है, जो उनका शेयर है, उनकी वैल्यू जो एडेड है वो कम रहेगी। क्यों, एज कंपेरेटिवली हम देख रहे हैं। तो उसी तरह से जेन्युइनली हो भी सकता है कि 12 से 15% आया, मतलब जेन्युइनली कम हुआ है। बट हमें डीप में जाकर वो भी स्टडी करना होगा कि सच में उसका वैल्यू कम हुआ है या उसके कंपैरेटिव में किसी और चीज की वैल्यू बढ़ी है, वो भी हमें डिटेल में देखना होगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक पहलू है सिक्के का, हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा, राइट, कि सच में डिक्लाइन हुआ है या उसके कंपैरेटिव में दूसरा कोई और आगे बढ़ चुका है, राइट राइट। हो गया बस, आई शुड ड्रिंक सम वाटर। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। आपको बोर हो रहा है क्या, जरा फन एलिमेंट, मैं फनी हूँ, बट इट्स फर्स्ट टाइम मी टेकिंग द लेक्चर, सो जो ये फन एलिमेंट है ये जरा बीच बीच में से निकल जा रहा है। मैं पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। आई होप जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मस्ती मजाक के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। So let's get towards the next point, that is general problems in agricultural sector. Okay, ये डेवलपमेंट के बारे में हुआ। हर सेक्टर में प्रॉब्लम आते हैं, अगर हम प्रॉब्लम को कोप अप करके आगे बढ़ेंगे तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। सो उससे पहले प्रॉब्लम क्या है वो तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। इसका अर्थ क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे कि जो फादर है उनके पास 100 एकड़ की 100 एकड़ का लैंड था, राइट, एंड उनके 5 बेटे हैं। सो वो जाने के बाद उनके 5 बेटों के पास 20-20 एकड़ लैंड आ गई। सो क्या हुआ, जो डिक्रीज हुआ लैंड में, जो डिक्रीज हुआ, जो प्रोडक्टिविटी 100 एकड़ में आती थी पहले, जो पापा फार्मिंग करते थे, एक बेटे ने डिसाइड कर लिया कि मैं हाउसिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा वहां पर, बाकी के चारों ने ही डिसाइड किया कि मैं फार्मिंग करूंगा। तो उससे क्या हुआ, जो फार्म में जो है लो प्रोडक्टिविटी आ गई, राइट क्या हो गई, लो प्रोडक्टिविटी आ गई। डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी, ओके, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है, राइट। उस सिक्के का है दूसरा पहलू है। जब वो डिक्रीज हो जाती है लैंड, तो उससे कौन से प्रकार के लैंड इंक्रीज हो जाते हैं, जो छोटे छोटे लैंड होते हैं, एक एक एकड़ में जो आदमी 20 एकड़ 30 एकड़ में खेती कर सकता था, उसमें जो कैपिटल या उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगाने की उसकी क्षमता थी, वो उतना इन्वेस्टमेंट या मशीनरी के साथ खेती, ट्रैक्टर लेना, 2-2 ट्रैक्टर लेना, जो उसके लिए 100 एकड़ में परवड़ता था, वो उसको 1 एकड़ में नहीं परवड़ेगा, राइट। सो ही वोंट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। उससे क्या होगा, उसे ट्रेडिशनल मेथड्स पे आना पड़ेगा, एंड उससे प्रोडक्टिविटी लो भी हो सकती है, राइट। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, राइट। सो
इसी के लिए लोग सरकार भी कहती है कि नहीं क्या, 4-5 लोग या फिर 10-15 लोग मिलकर आकर एक तरह की खेती करो, एक साथ खेती करो, ये भी एक उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, राइट। excessive use of chemical fertilizer and pesticide leading to soil degradation. So इसका मतलब क्या है, जब हम एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो सिर्फ प्लांट्स पे न लगते हुए उसका जो छिड़काव होता है वो सॉइल पर भी होता है, राइट। जब हम छिड़कते हैं प्रिसीजन से सिर्फ पत्तियों पे छिड़कते हैं नहीं, वो सॉइल में भी जाता है और उससे क्या होता है, जो सॉइल में जो कस रहता है, मराठी में कस बोलते हैं, राइट, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिग्रेड हो जाती है। जितना मतलब 100 किलो अगर वो लैंड प्रोड्यूस करती है राइस, तो वो अगले साल क्या करेगी, 90 किलो ही प्रोड्यूस करेगी या फिर 95 किलो, ऐसा हर साल वो क्या करेगी, कम कम प्रोड्यूस करती जाएगी। सो उससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। प्रोडक्टिविटी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो जीएसडीपी कम होगा, जीएसडीपी कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। सो एंड फोर्थ पॉइंट है एग्रीकल्चरल इंडेटनेस, मतलब जो कर्ज में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, आप एक फार्मर हो, आप गरीब फार्मर हो, आपने फार्मिंग के लिए लोन लिया, आपने अच्छे बीज खरीदे, बीज बोए, उनको कीट ना लगे इसलिए कीटनाशक का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया, राइट, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, बट बारिश अच्छे से नहीं हुई या फिर तूफान आया या फिर अदर नेचुरल रीजंस की वजह से आपकी खेती क्या हुई, आपकी खेती से प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, आपकी खेती बर्बाद हो गई। बट आपने लोन तो लिया था, उसका वो आप चुकता करने वाले थे इस प्रोड्यूस के भरोसे पर, बट वो प्रोड्यूस ही नहीं आया। सो उसकी वजह से क्या होता है, लोन का जो बोझा होता है, लोन का जो पहाड़ होता है, वो एक फार्मर के ऊपर बढ़ता ही जाता है, उसके ऊपर लोन का जो है प्रेशर बढ़ता जाता है। इसके लिए इलेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा भी रहता है कि फार्मर्स पे जो डेट है वो माफ कर दिया जाए, कर्ज माफी हो जाए फार्मर्स की, राइट। सो वो एक प्रॉब्लम है। एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न, जो इंप्लीमेंटेशन है क्रॉप पैटर्न मतलब क्या, अगर कोई ड्राई एरिया है, वहां पर आप शुगर केन प्रोड्यूस करने की इच्छा रखते हो, शुगर केन को बहुत ज्यादा पानी लगता है, राइट। शुगर केन, राइस, ये जो बहुत ऐसे ही बहुत सारी चीजें, उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और अगर वैसी जगह पर जहां पर पानी कम है, अगर वहां पर वो किसान शुगर केन प्रोड्यूस करने जाए तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा या फिर प्रोडक्शन कम होगा। उससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। उससे क्या होगा, बाद में जाके इट लीड्स टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इवेंचुअली हैविंग लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। सो एडवर्स क्रॉप पैटर्न या फिर लैंड रिफॉर्म्स में पुअर इंप्लीमेंटेशन होना, कि कौन सी जगह खेती के लिए है। कभी कभी वो रेड जोन या फिर गवर्नमेंट ले जाती है वो एरिया, या फिर वो अलॉट हो जाता है किसी रोड के लिए, चला जाता है, रिफॉर्म हो जाती है, वो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चरल से वो फिर कमर्शियल हो जाती है, या फिर वो बहुत सी चीजें। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न, ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, सूखी पड़ जाती है जमीन, बंजर हो जाती है जमीन, एंड जब बारिश की कमी हो जाती है तो उस जगह पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है, जो लेक से हम पानी लेकर या फिर कुएं से पानी लेकर, हम जो रेन को सब्स्टिट्यूट करके हम खुद पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं खेती को, तो वो फैसिलिटीज में जो है कमतरता होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ कैपिटल, जब इंडेटनेस ही इतना बढ़ जाता है तो खुद का कैपिटल ही कहाँ से लाएंगे, राइट। कैपिटल की कमी की वजह से वो जो है यू कैन से जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ पर ये पॉइंट था, एक टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का यूज करके वो क्या नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। सो लैक ऑफ कैपिटल, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाते हैं चीजें, लाइक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइक स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो गई। अगर खेती से शहर ले जाने के लिए या फिर खेती से मंडी ले जाने के लिए अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो या फिर सही डेवलपमेंट ही ना हो,
तो वो खेती का माल अच्छी तरह से डेजिग्नेटेड प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो जो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है रूरल डेवलपमेंट का, सो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, यहाँ पर मैं एक अच्छा एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैंगोज का एग्जांपल, राइट। जो मैंगोज है वही एक अकेला प्रोडक्ट है, मेरी 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 समझ में, मुझे जितना समझ में आता है कि मैंगोज रूरल एरिया में उगाए जाते हैं, एंड उनका एक अच्छा मार्केटिंग नेटवर्क है रूरल एरिया में अगर वो उगाया जाता है, बट उसका मार्केटिंग पुणे में होता है, दिल्ली में होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है, उसका चेन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक ग्रेन्स के लिए, हर एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मार्केटिंग फैसिलिटीज की कमतरता है। अगर जैसे मैंगोज का मार्केटिंग होती है, वैसे अगर हर प्रोडक्ट का अच्छे से मार्केटिंग हो जाए तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो जाएगी, सेल्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, कभी भी बारिश आ जाती है, बारिश कम आ जाती है, या फिर कभी आती है तो इतनी आती है कि बाढ़ आ जाती है, बाद में ठंडी ज्यादा पड़ती है, कभी धूप ज्यादा पड़ती है, जिससे सॉइल डिग्रेड हो जाता है। सो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। और उसके लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं, वो यहाँ पर हमें बताए गए, मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? सो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो भी रीजनेबल रेट पे। ऐसे नहीं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसका दाम अच्छा होगा, जो फार्मर्स है, जो पुअर फार्मर्स है, वो भी अफोर्ड कर सके, ऐसे रीजनेबल रेट पे क्वालिटी सीड्स दिए जाए। एक सीड से ज्यादा आयात हो उन्हें, एक सीड से ज्यादा प्रोड्यूस निकले, राइट, ऐसे सीड्स रीजनेबल रेट्स पे मिले। इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आप देख सकते हो मेडिकल्स अवेलेबल है, वैसे ही पेस्टिसाइड्स शॉप भी अवेलेबल है, बट वो कैसे? कम से कम रेट में अच्छी से अच्छे क्वालिटी वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हो, वो सरकार ने दखल दी है इस चीज में, इस चीज की दक्षता ली है, राइट। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये भी मेजर्स लिया है, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है, राइट। इरिगेशन फैसिलिटीज, जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, वो अगर फार्मर्स अपने लैंड में, अपने 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 खेती में लगाए तो उसमें सरकार ने जो है सब्सिडीज देनी चाहिए, अलग अलग स्कीम्स लानी चाहिए, गवर्नमेंट की खुद की अपनी कंपनी हो जो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। पहले के लोग वो हफ्ते से पानी लेते थे हाथ से, अगर नहीं क्या वो सन्नी देओल ने उगाड़ा था वो हैंडपंप, उससे पानी आता था। उसके बजाय इलेक्ट्रिकल पंप आ जाए, इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चरल जो पंप है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो, जिसकी वजह से एक बटन से पानी खेतों में चला जाए, इरिगेशन अच्छे से हो, एंड जब उनकी डिमांड हो तब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। कभी कभी 1 घंटा बिजली आती है, 2 घंटा बिजली आती है, जब पानी की जरूरत हो तब उन्हें पानी नहीं मिलता है। तो जब जरूरत हो वही तभी मिलना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड्स के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट, जो फार्मर्स लोन होता है वो सरकार कम से कम इंटरेस्ट पे दे, राइट। सेटिंग अप ऑफ एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, या इसे सिंपल लैंग्वेज में हम मंडी भी कह सकते हैं, राइट, मार्केट यार्ड मंडी भी कह सकते हैं हम लोग। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, एईजी, इसे एईजी भी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, जैसे रमेश नाम का एक फार्मर है, वो एक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, वो वहां से सीखता है कि ग्रेप्स का उत्पादन कैसे किया जाए, राइट, ग्रेप्स कैसे उगाए जाए, उसे उगाने जाने के लिए कौन से प्रकार के सीड्स का यूज किया जाए, राइट, फिर कौन से पेस्टिसाइड्स, कौन से
फर्टिलाइजर का यूज किया जाए, उसके बाद उसका पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग किस तरह से किया जाए, जो अच्छे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, आई विल टेल यू अ फैक्ट, रियलिटी आई गेस, आई वुडंट क्लेम इट एज अ फैक्ट, बट सुनना है सुन लो। लाइक जो है जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उसके ग्रेडिंग करके उन्हें एईजी में भेजा जाता है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, जो अच्छा क्वालिटी वाला माल रहता है वो बाहर देश में एक्सपोर्ट हो जाता है, एंड देन जब सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वो एपीएमसी में चला जाता है, जो हम इंटरनली हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सो हॉर्टिकल्चर एंड ट्रेनिंग सेंटर्स का आपको जो सरकार ने एस्टेब्लिश किया उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, एईजेड का इंपॉर्टेंस में आपको समझ में आया, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, जो डीडी किसान नाम का चैनल है, वो भी गवर्नमेंट का चैनल है, उस पे से अवेयरनेस फैलाने की जो है कोशिश करती है गवर्नमेंट। अलग अलग प्रकार के एप्स है अवेलेबल मार्केट में, राइट। सो उसका यूज करके मेकिंग कैसे एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना जाए, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, उसके लिए सरकार हेल्प करती है, वो टीवी चैनल्स के जरिए या फिर एप्स के जरिए, बहुत सारे रेडियो चैनल्स के जरिए, राइट, जिससे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बने, खेती एक, एग्रीकल्चर एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बने। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब महाराष्ट्र एक वर्ड हमारे सामने आ जाता है, ऑब्वियसली फर्स्ट खेती आ जाता है, उसके बाद में क्या आ जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, एमआईडी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज है, महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रीज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महाराष्ट्र इकोनॉमी में। सो महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट, यहाँ पर ये कहा गया है महाराष्ट्र क्या है, इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। It has potential to absorb excess labor from farming sector. It leads to diversification of market, generates higher income, higher productivity. As per ये यहां तक हम समझ में लेते हैं, लाइक मेजर रोल है इसका इंडस्ट्रीज का, आप ऑब्वियसली एग्री करते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। जो लोग फार्मिंग करते हैं, एंड फार्मिंग का एक सीजन रहता है, राइस लगाने का एक सीजन रहता है। सो जब सीजन नहीं रहता, या फिर किसी किसी के घर में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के होते हैं, सो खेती के लिए उतने लोगों की जरूरत नहीं होती, तो जो खाली लोग बैठते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होने के बाद, या फिर जो हो रही उसके चलते समय भी जो लोग अवेलेबल है, उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसमें है, इंडस्ट्री में है। उनको जो एक्सेस लेबर जो है महाराष्ट्र में, उसे एब्जॉर्ब करने की पोटेंशियल किसमें है, इंडस्ट्री में है। महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें है, जिससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, डेयरी इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, फिर यू कैन से फिल्म इंडस्ट्री भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, राइट, या फिर फूड इंडस्ट्री है, बेवरेजेस इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है, फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इंपोर्ट इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज। इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट मिल जाता है, एक्सपोजर मिलता है, जो यूथ है महाराष्ट्र का उसे अलग अलग चीजों का एक्सपोजर मिलता है, एंड इट जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली जो मार्जिन होते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली हाई होते हैं, तो उससे हायर इनकम जनरेट होती है और प्रोडक्टिविटी भी हायर होती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। कोई भी अभी तक हैंड हेल्ड मशीनरी से ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, राइट। लेथ का भी अगर हम एग्जांपल ले, सीएनसी का काम होता है, वीएमसी का काम होता है, राइट। जो मैनुअल वर्क है वो कम से कम होने की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, मतलब जो एडवांसमेंट हुआ इक्विपमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। सो एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एएसआई की रिपोर्ट की माने तो 2016-17 में इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र is at the top position and the share of industry in the net value added is about 18%. ये भी आप याद रखो, महाराष्ट्र has also been the first choice for domestic and foreign investor। किसी को भी पैसा इन्वेस्ट करना हो इंडिया के लोगों को या फिर इंडिया के बाहर के लोगों को, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस एज पर द रिपोर्ट कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, राइट। ये यहाँ पर कहा गया
अगर हम बात जो नेक्स्ट पॉइंट देखने जाए, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शायद ये हम बाद में करें, अराउंड 1 आवर के करीब करीब या 45 मिनट्स 50 मिनट्स के करीब करीब ये लेक्चर हो चुका है। बहुत ज्यादा मटेरियल आपके दिमाग में हो जाएगा। लेट्स स्टॉप इट हियर and we'll learn about foreign direct investment and about the rest of the chapter in the next lecture. So ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सिर्फ मेरे लिए कमेंट मत करो, अपने दोस्तों के लिए भी कमेंट करो। लाइक जो ये लोग बाकी के लोग कमेंट वीडियो देखने आएंगे वो कमेंट सेक्शन देख के वीडियो को पहले जज करेंगे, राइट। सो डू कमेंट, आपको लेक्चर कैसे लगा, आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स ज्यादा होने चाहिए नहीं होने चाहिए, right? Do comment, do like the lecture and do share with your friends who are in need, जो lectures online करने की चाहते हैं उनमें, या फिर वो जो classes नहीं लगा पा रहे, do share with those people and have a great day and happy studies to all of you. अरे भाई रिवीजन तो रह गया ना, रुको रिवीजन रह गया। So let's revise this. So first and foremost point कि महाराष्ट्र कौन से डेट पे एस्टेब्लिश हुआ है, 1 मई 1960, जस्ट बाय हार्ट दिस। सेकेंड वन इज कितने डिविजन्स है, 6 रेवेन्यू डिवीजन है, दैट इज मुंबई, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन है, अमरावती, नागपुर डिवीजन है, अमरावती डिवीजन है, नासिक डिवीजन है, मुंबई डिवीजन है, पुणे डिवीजन है, छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन है, राइट। Important features about economy of Maharashtra. So Maharashtra is the second largest populated economy, second largest population क्या है, 11.24 crore, right? So it is third largest, ये मार्क करो, third largest state, geographical area 3.08 lakh square kilometer, उसके बाद 45.20 अर्बन लोग है, अर्बनाइजेशन है, अर्बन पीपल है, राइट। सेक्स रेशियो है 929/1000, जो है स्टेट का लिटरेसी रेट है 82.3% है। जीएसडीपी एंड एसपीसीआई जो है बाकी के स्टेट, जीएसडीपी हाईएस्ट ग्रोथ है एंड बाकी के स्टेट के कंपैरिजन में एसपीसीआई भी हाईएस्ट है, राइट। स्टेट की जो इकोनॉमी है वो कौन से चीजों से कैरेक्टराइज होती है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्ड मैन पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर हमने विला का एग्जांपल लिया था, राइट। महाराष्ट्र इज मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। एज वी नो हम एक कृषि प्रधान देश है, सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में आप लिख लो डेयरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री। फिर आता है नंबर हॉर्टिकल्चर, फिश, फिश इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, फिशरीज। फिर आ जाता है लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, में ज्यादा कंफ्यूज होता है क्या, मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। फ्लोरिकल्चर इज लाइक फ्लावर, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू, आई गेस, सर्च कर लेना गूगल पे, मैं भी ज्यादा गलत आपको सिखाना नहीं चाहूंगा, जैसे आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। सो जीएसवीए मतलब क्या है, तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड वो कितना परसेंट है, 12.2%। एंड एज पिछले साल वो कितना, मतलब 2001 एंड 2002 के साल वो कितना था, वो था 15.3%, राइट। उसके बाद जो है हमने क्या सीखा था, एग्रीकल्चरल के प्रॉब्लम्स के बारे में सीखा था कि एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। उससे क्या हुआ है, लो फार्म प्रोडक्टिविटी हो रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये इसी का सेकंड पहलू है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उससे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंडेटनेस, लोन का पहाड़ जनरेट हो रहा है फार्मर्स के ऊपर। लैंड रिफॉर्म्स का पुअर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, और क्रॉप्स अच्छे तरह से नहीं, राइट क्रॉप नहीं लगा पा रहे लोग।
ड्राई लैंड पे जो है इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज है, लैक ऑफ कैपिटल, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर रोड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज का हमने एग्जांपल लिया था, लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, जैसे मैंगो का मार्केटिंग होता है वैसे अलग कोई अलग चीजों का मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, क्लाइमेट चेंजेस बट ऑब्वियस थिंग है, राइट, जिससे एग्रीकल्चर में मेजर इम्पैक्ट होता है। उसके लिए जो मेजर्स लिए है गवर्नमेंट ने वो क्या क्या लिए, क्वालिटी सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो विथ एट अ रीजनेबल रेट, उसी तरह से जो नंबर ऑफ आउटलेट्स है जिस पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मिलते हैं उनका नंबर बढ़े, राइट, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो एग्रीकल्चरल पंप्स का, एंड जब जरूरत हो, जब डिमांड हो तब इलेक्ट्रिसिटी मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले एग्रीकल्चर फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज उनका गठन हो, जिससे मंडीज भी कहा जाता है, राइट, जहां पर जो फार्मर्स है वो उनका गुड्स वहां पर सेल कर सके, एंड एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, हाँ एपीएमसी वो चीज होती है जहां पर, यार बताना कैसे बोल गया, हम सॉरी गाइस, एपीएमसी वो मंडीज होती है, वो कमिटीज होती है जहां पर फार्मर्स जो है वो उनके खेतों में से गुड्स लाकर वहां पे बेचते, वहां पर उनके ग्रेन्स बेचते, वहां पर क्या होता है, कंपटीशन होता है, उन्हें फेयर प्राइस मिलता है वहां पर, रादर देन सेलिंग डायरेक्टली तो कंज्यूमर्स, वहां पर उन्हें पता नहीं होता कितना प्राइस मिले ना मिले, तो ये डायरेक्टली बल्क में वहां पर उनका गुड्स जो उनका प्रोड्यूस है वो वहां पर सेल करते, राइट, रादर देन वो हर एक दुकान पे जाके सेल करे, उसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, उनकी मेहनत बढ़ेगी, तो उनके बिहाफ पे ये सब काम कौन करते हैं, एपीएमसी मंडी करती है, सो वो पूरा का पूरा उनको प्रोड्यूस क्या करते हैं, वहां पर जाके बेचते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट, जिससे ज्यादा कीमतें मिले, ऑब्वियसली डॉलर्स में जब इनकम होगी, एक्सपोर्ट होगा, डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, उसमें से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी, हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर्स बने, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बने, राइट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, जैसे डीडी किसान चैनल हुआ, बहुत सारे एप्स हो गए, राइट। उसके बाद में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट, एमआईडीसी भी है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो खेती करने से जो जब सीजन नहीं होता है या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, जो बचे हुए लोग होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करने की इसमें क्षमता होती है, इंडस्ट्री में क्षमता होती है, लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी, राइट, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है एज पर एएसआई की रिपोर्ट, एंड जो है नेट वैल्यू एडेड है 18% है एज फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट। सो यहाँ तक हुआ है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैप्पी स्टडीज, थैंक यू।